Good afternoon, students. Now we start today's class. लास्ट क्लास में हमने डिफाइन किया था राइट्स की ड्यूटीज क्या होती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूटीज, कि कर्तव्य क्या होते हैं और कर्तव्यों के कितने प्रकार होते हैं, कि जिस समाज में हम रहते हैं या जिस राज्य के हम नागरिक हैं वहाँ नागरिक एक राज्य के नागरिक होने के नाते हमें राज्य के द्वारा अधिकार ही प्रदान नहीं किए जाते, हमें उसके साथ साथ कुछ कर्तव्यों की भी पालना करनी पड़ती है। तो कर्तव्यों के बाद हमने कर्तव्यों को डिफाइन करने के बाद कर्तव्यों के प्रकार डिफाइन किए थे, और आज हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन राइट एंड ड्यूटीज, अधिकारों और कर्तव्यों में क्या संबंध है, दोनों एक ही सिक्के के पहलू कैसे हैं, दोनों एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है। तो सबसे पहले हम करेंगे अधिकार में कर्तव्य निहित है, कि अधिकार में ही कर्तव्य निहित है। कर्तव्य कोई दूसरा एस्पेक्ट या कोई दूसरा पहलू नहीं है जिसके लिए अलग अवधारणा लागू जाए, कि बाहरी स्वरूप में लगता है कि अधिकार और कर्तव्य दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन आंतरिक रूप से इंटरनली ये एक ही अवधारणा है। अधिकार और कर्तव्य एक ही अवधारणा है, दो अलग अलग अवधारणाएं नहीं है। और इसीलिए ग्रे ने राइट्स और ड्यूटीज को, कि राइट्स को ड्यूटीज का कंप्लीशन पार्ट कहा है, कि पूरक बताया है। और इसी तरह बेनी प्रसाद जी ने भी कहा है कि राइट्स और ड्यूटीज आर द टू पार्ट्स ऑफ ए कॉइन, कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से देखता है तो अधिकार है, कि अगर हम अपने पर्सनल ओपिनियन से देखें, अपने इंडिविजुअल एस्पेक्ट से, तो वो राइट्स दिखते हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे के एस्पेक्ट से देखें तो वो हमें ड्यूटीज दिखाई देंगी। और राइट्स और ड्यूटीज दोनों समाज का सदस्य होते हुए ही व्यक्ति के लिए संभव होती है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल की राइट में ड्यूटीज लाइक कैसे करती हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एवरी राइट हैज ए कोरस्पॉन्डिंग ड्यूटी, कि प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है, जैसे कि लास्की ने कहा है कि मेरा अधिकार है, कि उसके साथ साथ मेरा यह कर्तव्य भी है कि मैं तुम्हारे अधिकार को स्वीकार करूं, कि जो दूसरे का अधिकार है वो मेरा कर्तव्य है, कि अगर हम अपने कर्तव्यों की पालना करते हैं तो हम दूसरों को उसके अधिकार प्रदान कर रहे हैं। जैसे अधिकारों की कोई भी व्यक्ति डिमांड करता है, जीवन के अधिकार की, बोलने के अधिकार की, घूमने फिरने के अधिकार की, संपत्ति के अधिकार की, तो ये उसके अधिकार है। लेकिन जब ये सारी की सारी चीजें वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि दूसरों के भी जीने के अधिकार प्रदान करता है, उनकी संपत्ति को भी नष्ट नहीं करना चाहता, उनको भी बोलने का अवसर देता है, तो वो उस टाइम पे कर्तव्यों की पालना कर रहा होता है। वह जब दूसरों के अधिकारों की रक्षा कर रहा होता है तो नागरिक या व्यक्ति अपने कर्तव्यों की पालना कर रहा होता है। नेक्स्ट है एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य। यही चीज है इसमें भी, कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो आपका अधिकार है वह दूसरे का कर्तव्य है, और जो आपका कर्तव्य है वह दूसरे का अधिकार है। तो अगर हम अपने अधिकारों की लालसा रखते हैं कि हमें अधिकार मिलने चाहिए, तो हमें दूसरों के अधिकारों का भी संरक्षण करना आवश्यक है। नेक्स्ट आता है प्रत्येक अधिकार एक नैतिक कर्तव्य भी है। अधिकार नैतिक कर्तव्य कैसे है, जैसे हम अधिकार चाहते हैं स्वतंत्रता का, घूमने फिरने का, बोलने का, आजादी से रहने का, कोई भी व्यापार करने का, आजीविका का जो अधिकार हम चाहते हैं। अब इन्हीं अधिकारों के साथ नैतिक कर्तव्य क्या जुड़ा हुआ है, किसी दूसरे के जीवन का हनन ना करें, हम किसी को मारे पीटे नहीं, दूसरे की आजादी का शोषण ना करें, दूसरों को भी वैसे ही घूमने फिरने, व्यापार करने, रहने, बोलने, जीने का अधिकार। तो ये सारी चीजें आती है नैतिक मूल्यों में, कि नैतिक सिद्धांत किया था ना, उसमें थी ना ये सारी चीजें, कि आंतरिक व्यक्ति के मूल्य
जो व्यक्ति को अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरों के कर्तव्यों को सुरक्षित रखने की भी भावना सिखाते हैं। नेक्स्ट है अधिकार एक कानूनी कर्तव्य भी है, कि अधिकार कानूनी कर्तव्य कैसे हैं, कि राज्य ने नागरिकों को जो सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए हैं, उसी के साथ साथ कानूनी तौर पर भी इन अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है। जैसे कि हम माने कि वोटिंग राइट्स है हमारा, या फिर वर्किंग आवर्स है, कि वर्किंग आवर्स 8 आवर्स वर्किंग आवर्स होते हैं, उसके बाद अगर हम काम करते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। तो सरकार ने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कुछ ऐसे कानूनी कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए हैं। जैसे बच्चों का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, तो उसके उनको शिक्षा दिलवाएगा कौन? माता पिता और संरक्षक, पेरेंट्स और गार्जियंस। तो उन गार्जियंस का एक कर्तव्य बना दिया गया है, कि कानूनी कर्तव्य को डिफाइन कर दिया गया है एक तरह से, कि वो बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करेंगे और उस प्रबंध के लिए वो राज्य से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है राज्य अधिकारों की रक्षा करता है, तो नागरिकों का कर्तव्य राजभक्त रहना है। बात की है ना अभी कि कानूनी कर्तव्य, कानूनी संरक्षण को दिया गया है अधिकारों को, तो अगर राज्य अधिकारों की रक्षा करता है तो साथ ही साथ नागरिकों का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने राज्य के प्रति राजभक्त रहें, कि ये नहीं कि अपने देश के अहित के लिए काम करें, उसे अपने देश के प्रति पूर्ण रूप से राष्ट्रभक्त रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है अधिकार का अंतिम लक्ष्य कर्तव्य की पूर्ति, कि अधिकार दिए ही व्यक्तियों को इसलिए गए हैं कि वो अगर खुद अधिकार चाहता है तो उसे साथ साथ दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी। और दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कब होगी? जब वो कुछ कर्तव्यों की पूर्ति करेगा। तो अधिकारों का लास्ट एम यही है कि अधिकारों के लालच में या अधिकारों के संरक्षण में कर्तव्यों की पूर्ति करवाना। नेक्स्ट आता है अधिकार तथा कर्तव्यों का एक ही लक्ष्य है। अधिकार और कर्तव्यों का एक ही लक्ष्य क्या है? जैसा कि बेंथम ने कहा था, व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाना, कि समाज में रहते हुए व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं या व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए, जीवन को विकसित करने के लिए कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, और इन्हीं अधिकारों की पालना से ही कर्तव्य भी सुनिश्चित हो। लास्ट आता है अधिकार व कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यही हम बार बार कर रहे हैं कि अधिकार और कर्तव्य दो अलग अलग चीजें नहीं है। अगर हम अधिकार चाहते हैं तो हमें दूसरों के अधिकारों का संरक्षण करना पड़ेगा। इट मीन्स हमें कुछ कर्तव्यों की पालना करनी पड़ेगी। तो अधिकार और कर्तव्य दो अलग अलग पहलू या दो अलग अलग चीजें ना होकर एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसको अगर हम खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो अधिकार दिखाई देते हैं, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो हमें कर्तव्य प्रतीत होते हैं। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों पूर्ण रूप से एक दूसरे पर निर्भर है। यहाँ खत्म हो जाता है अधिकारों में कर्तव्य निहित है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, मैं आपके साथ एक और पीपीटी शेयर कर रही हूँ। आपकी बुक में बेटा नीचे मेंशन होंगे, जैसे अधिकार में कर्तव्य निहित है उसी तरह कर्तव्यों में अधिकार निहित की अवधारणा, और इस अवधारणा में वही सारी चीजें आती हैं। जैसे अधिकार का मतलब हम अपने अधिकारों की नागरिक लालसा रखता है, राज समाज का सदस्य बनते हुए राज्य से जिस डिमांड को करता है, उसी तरह से व्यक्ति को उस सुविधाओं या मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के एवज में कुछ कर्तव्यों की पालना करनी पड़ती है। जैसे कि कुछ कर्तव्य ऐसे डिफाइन किए गए हैं जिनको नैतिक कर्तव्य बोला गया है, जो व्यक्ति के आंतरिक पहलू पे डिपेंड करते हैं, उसके लिए कोई कानूनी पाबंदी नहीं होती। लेकिन कुछ कर्तव्यों के ऊपर राज्य के द्वारा कानूनी
पाबंदियां लगाई जाती हैं, और वो कानूनी पाबंदियां होती हैं जैसे कि ऐतिहासिक इमारतों, स्मारकों की रक्षा, अगर उनको हानि पहुंचाई जाती है तो आर्थिक या शारीरिक दंड का प्रावधान भी किया जा सकता है राज्य के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा अधिकार और कर्तव्यों के रिलेशनशिप का टॉपिक हो जाता है समाप्त। अब आपकी फर्स्ट यूनिट में 2 क्वेश्चंस या 2 टॉपिक्स, इस यूनिट में 3 टॉपिक्स हैं जिसमें से 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इन दोनों टॉपिक्स में से किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी है तो पूछो बेटा, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। किसी की कोई क्वेरी है इनसे रेलिवेंट? इसके बाद आता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। कि अब तक हम राइट्स की बात कर रहे थे, अधिकार को सबसे पहले हमने डिफाइन किया था कि अधिकार क्या होते हैं, उसके बाद हमने डिफाइन किया अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं, कर्तव्यों से अधिकार किस प्रकार संबंधित है। और अब करेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का मतलब है जैसे कि हम एक समाज का सदस्य है, एक राष्ट्र के नागरिक है, तो एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते जैसे भारत के संविधान में कुछ फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब किए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो सभी भारतीय नागरिकों को समान रूप से प्राप्त हैं, वो फंडामेंटल राइट्स। इसी तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के द्वारा भी कुछ राइट्स डिक्लेयर किए गए हैं जो यूएनओ के मेंबर कंट्री हैं, जो 193, उन सब के ऊपर ये इम्प्लीमेंटेशन लागू होती है कि वो सब के सब अपने राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना करेंगे, और ऐसा कोई वो अधिकार या वो आयोग इस चीज का निरीक्षण करेगा कि देश में लोगों के अधिकारों का शोषण तो नहीं हो रहा है, या लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई अपराध, ज्यादती, ह्यूमन तस्करी या कुछ और ऐसी गतिविधियां तो नहीं हो रही हैं, और उससे रेलिवेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो अब ये मानव अधिकारों की अवधारणा मानी जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी की नाजी सैनियों पर, जर्मनी की जो आर्मी थी, जो नाजीवादी थे, कि उनपे वॉर के बाद उनके ऊपर एक केस, एक मुकदमा एक तरह से चलाया गया था, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जिसको बोला जाता है, कि मानवता के विरुद्ध अपराध। कि मानवता के विरुद्ध अपराध क्या था कि नाजियों ने उस टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, अपने प्रदेश में बसे हुए यहूदियों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। कि जर्मन्स जो लोग थे, जर्मनी की जो नाजीवादी सेना थी, उसने जितने भी यहूदी थे, यहूदी लोगों को जितने रहते थे, जो सबको मार दिया था, और जो छुपे हुए थे उनको ढूंढ ढूंढ के मारा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उस नाजी सेना पे एक इंटरनेशनल कोर्ट में एक मुकदमा चलाया गया था, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कि इतनी बर्बरता से मनुष्यों के साथ व्यवहार किया गया। तो मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए एक अवधारणा, एक नई अवधारणा का जन्म हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के बाद, और इसी अवधारणा ने फिर अंतरराष्ट्रीय सत्र पर बहुत ही बड़ा एक प्रस्ताव या एक नई आस्पेक्ट, नया विचार उत्पादित किया था, और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की बात उठने लगी थी। और इसी मानव अधिकारों की उद्घोषणा को फिर यूएनओ की जनरल असेंबली की जो ईयरली बैठक होती है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की हर साल जो बैठक होती है, उसमें महासभा की बैठक में 1948 में, कि 1948 की महासभा की बैठक में मानवाधिकारों की घोषणा का मुद्दा प्रस्तुत किया गया, और महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को इसे स्वीकृति प्रदान कर दी थी। और इस उद्घोषणा में क्या कहा गया था कि सभी राज्यों जो उद्घोषणा के समय उपस्थित थे, वहां सभी सदस्य राष्ट्र में या नहीं थे, और वे राष्ट्र भी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न सम्मेलनों में मानवाधिकारों की सुरक्षा और सहयोग का अंतिम कानून के रूप में औपचारिक मान्यता प्रदान करते हैं। इसका मतलब है
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मानवाधिकारों की रक्षा करना प्रत्येक राष्ट्र का उत्तरदायित्व होगा। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकारों से संबंधित सार्वभौमिक घोषणा के बहुत से प्रावधान पारित किए गए कि प्रत्येक राष्ट्र एक आयोग गठित करेगा, आयोग के सदस्यों की कैसे नियुक्ति होगी, ये आयोग क्या काम करेगा और इस आयोग का अंतरराष्ट्रीय सत्र पर क्या महत्व होगा, और क्या यह मानवाधिकारों की रक्षा की तरफ या लोगों के जीवन जो लोगों के बेसिक जैसे कि जीवन का अधिकार है, निजता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, उनकी रक्षा करने में समर्थ रहता है या नहीं। तो देखो, मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा के रूप में विकास कब हुआ था कि यूएनओ की स्थापना दी गई है सबसे पहले तो वो हमें डिटेल से नहीं करनी है क्योंकि हमें सिर्फ डिफाइन करना है मानवाधिकार। तो मानवाधिकार यूएनओ की स्थापना 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार आयोग की स्थापना की, जिस मानवाधिकार आयोग की सार्वभौमिक घोषणा का एक प्रपोजल प्रस्तुत किया गया और उस प्रपोजल को 10 दिसंबर 1948 को संघ की महासभा में पेश किया गया। इस घोषणा को स्वीकृत किया गया और इसको घोषित किया गया। तो मानवाधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 को। इस दूसरे वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद इसकी घोषणा की गई थी। अब इस मानवाधिकारों की घोषणा की चार्टर या मानवाधिकारों की जो स्थापना या यूएनओ की स्थापना का स्ट्रक्चर दिया गया है सबसे पहले कि यूएनओ की स्थापना का मुद्दा कहाँ से आया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई थी जिसको लीग ऑफ नेशंस बोला जाता है, कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी और लीग ऑफ नेशन का मुद्दा यही था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर या दूसरा विश्व युद्ध देखने को ना मिले। लेकिन उस समय पे जो प्रभुत्वशाली या जो शक्तिशाली राष्ट्र थे जैसे यूएसएसआर, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, ये लीग ऑफ नेशंस के सदस्य नहीं बने थे और सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, या ये माना जाए लीग ऑफ नेशन असफल रहा था दूसरे विश्व युद्ध को रोकने से। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिर ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन ने एक संयुक्त राष्ट्र के गठन के लिए विचार प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले अगस्त 1941 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने अमेरिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे कि इसकी पहल के लिए सबसे पहले जो सम्मेलन हुआ था वो अटलांटिक में हुआ था 1941 में, जिसको अटलांटिक चार्टर माना जाता है, जिस पर चर्चिल और रूजवेल्ट ने साइन किए थे कि आपसी सहमति व्यक्त की थी कि देश के लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा, उनकी इच्छा अनुसार सरकार का गठन किया जाएगा या मानवाधिकार सुरक्षित किए जाएंगे। उसके बाद अटलांटिक चार्टर पर 26 और कंट्रीज ने साइन किए 1942 तक, कि और देशों ने भी इस अवधारणा को स्वीकार किया। फिर 1943 में अटलांटिक चार्टर को रूस, अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन, जो तीनों पावरफुल कंट्री थे, दोबारा से इस चीज को एक्सेप्ट किया और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने, ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सार्वभौमिक रूप से घोषणा की कि व्यक्ति के व्यवसाय और धार्मिक मत आदि के अधिकार को मानव के आध्यात्मिक विकास की आर्थिक संरक्षण के लिए जरूरी माना जाएगा। और उसके बाद 1946 में अंतरराष्ट्रीय सत्र पर मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और इस आयोग का सबसे पहला कार्य क्या था? ह्यूमन राइट्स बिल को प्रिपेयर करना, कि मनुष्यों के मानवाधिकार कौन कौन से हैं, और इस बिल को पूरा करने का काम 3 चरणों में डिवाइड किया गया। बिल को पूरा करने का काम 3 चरणों में करना था, कि पहला चरण तो मानवाधिकारों को डिफाइन करेगा कि मानवाधिकार होते कौन से हैं। फिर दूसरे चरण में
मानवाधिकारों के बारे में राज्यों को बाध्य करने वाली, कि राज्यों के ऊपर कुछ बाध्यताएं लागू की जाएंगी लोगों के मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए। और तीसरे चरण में मानवाधिकारों को लागू करने का प्रारूप तैयार किया गया कि प्रत्येक राष्ट्र मानवाधिकारों को लागू कैसे करेगा। नेक्स्ट फिर आता है मानवाधिकार आयोग के कार्य की। अंतरराष्ट्रीय सत्र पर जो मानवाधिकार आयोग बनाया गया जिसने ह्यूमन राइट्स बिल प्रस्तुत किया, या ह्यूमन राइट्स बिल के चरण कैसे इस बिल को प्रिपेयर किया जाएगा या राज्यों पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसकी सारी अवधारणा को अस्वीकार किया गया या इस विधेयक को स्वीकार करने का प्रभावी स्वरूप प्रस्तुत किया। इसके बाद 1947 के अंतर्गत प्रथम अधिवेशन में इसको प्रस्तुत किया गया और फिर 1948 में महासभा ने सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकृत कर लिया और वो स्वीकृत किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। और इस मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा में क्या क्या घोषणा है कि अत्याचार के विरुद्ध अगर किसी के साथ अत्याचार होता है किसी भी सदस्य दूसरे देश के द्वारा या देश की सरकार के द्वारा ही, सबको समानता का अधिकार दिया गया, सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, सबको कानून के संरक्षण का अधिकार दिया गया, दासता को खत्म किया गया, अमानवीय व्यवहार से संरक्षण किया गया, एकांतता कि अकेले रहने का अधिकार, परिवार का, विवाह का, संपत्ति का या राजनीतिक अधिकार, ये वो मेन अधिकार है। इनको आगे बहुत डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है कि सबके इन अधिकारों के संरक्षण की बात इस मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में की गई। देखो अब दोबारा से हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा क्या थी कि अंतरराष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक प्रपोजल पारित किया गया और जिस प्रपोजल में जो प्रपोजल पारित किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये अवधारणा सबसे ज्यादा पनपी लोग की मनुष्यों के या प्रत्येक राष्ट्र के नागरिकों के मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। कि क्यों है वो आवश्यकता, क्योंकि दोनों विश्व युद्धों में ये चीज बड़ी देखने को मिली थी कि मानवता के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था। और ये अत्याचार का एक लाइव मुद्दा देखने को मिला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी में नाजी सेनाओं ने यहूदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। उन्हें कि बगैर किसी कारण के यहूदियों को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की थी, कि उनको मार डाला गया था। तो इसी मुद्दे की आगे मानवीय अत्याचार या मानवीय नरसंहार की ऐसी सिचुएशन देखने को ना मिले, 45 में जब यूएनओ का संगठन किया गया था वहीं से इस प्रपोजल की शुरुआत की गई कि 41 में चर्चिल ने और रूजवेल्ट ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर करके इस चीज का समर्थन किया। 42 में अटलांटिक चार्टर पे 26 अदर कंट्रीज ने साइन किए। फिर 43 में ब्रिटेन ने, रूस ने, अमेरिका ने दोबारा से इस चीज को एक्सेप्ट किया। और फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसने भी सार्वभौमिक घोषणा के रूप में अपने 26वें सत्र में इस चीज को स्वीकार किया कि व्यक्ति के काम के अधिकार के संबंध में उसके अधिकारों के संरक्षण की बात को स्वीकार किया। और फिर 1946 में आर्थिक और सामाजिक परिषद के चार्टर ने भी इस चीज को स्वीकार किया कि एक ह्यूमन राइट बिल प्रस्तुत किया जाएगा या ह्यूमन राइट बिल पारित करवाया जाएगा जिसके 3 चरण होंगे। प्रथम चरण में मानवाधिकार को डिफाइन किया जाएगा, दूसरे चरण में राज्यों के लिए ये कंपलसरी कैसे है उस चीज का वर्णन, और तृतीय चरण में मानवाधिकार को लागू करने के उपायों का प्रारूप। और फिर इस बिल ऑफ राइट्स को 47 में यूएनओ में प्रस्तुत किया गया यूएनओ की महासभा में, और 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की, कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बिल को स्वीकृत कर लिया। और इसके अंतर्गत व्यक्तियों के कुछ अधिकार यहाँ डिफाइन किए गए थे। इन अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान किया गया कि यूएनओ के सभी मेंबर कंट्रीज के ऊपर बाध्यता होगी व्यक्ति के इन अधिकारों का संरक्षण करने। यहाँ तक सबको समझ आया अच्छे से? यस मैम।
अब है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। ये सार्वभौमिक घोषणा नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी मैं। और बेटा आपकी ये जो बुक है ना, इस बुक में है ना 30 आर्टिकल्स थे इस घोषणा में। वो 30 आर्टिकल्स, एक एक आर्टिकल्स डिफाइन नहीं किया गया है। जैसे नीचे जाके हम 1 2 3 इन आर्टिकल्स को और इनकी कैटेगरीज भी डिवाइड की गई थी। कुछ सामाजिक और नागरिक अधिकार थे, कुछ राजनीतिक अधिकारों की अवधारणा थी। तो इनको हम क्योंकि आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा और समझ भी नहीं आएगा। और कल क्लास होगी मॉर्निंग में। आपकी किसी और सब्जेक्ट की क्लास होती है? यस मैम, इंग्लिश की भी होती है और साइकोलॉजी की भी होती है। अब किस टाइम फ्री होते हो? 12 बजे से पहले कल? या फिर इसी टाइम करें कल भी क्लास? चलो इसी टाइम करेंगे, इसी टाइम करेंगे। 2 o'clock ही करेंगे क्लास, 2 o'clock ही करेंगे। तो कल मैं आपकी क्लास लूंगी, उस क्लास में डिफाइन करूंगी कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में 30 अनुच्छेद थे और उन अनुच्छेदों के अंतर्गत कौन कौन से नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार बताए गए थे। और इन अधिकारों को आपको बिल्कुल आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही सीक्वेंस से याद करना होगा, बिल्कुल डिक्टो, कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो यहाँ तक सबको समझ आया? सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन जहां से था राइट का, उसके बाद ड्यूटीज का, फिर राइट और ड्यूटीज के रिलेशनशिप का, और उसके बाद सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन की मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा क्यों की गई थी, या मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है क्या। यहाँ तक अगर किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो।